नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डालते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं जिस स्थान की, वो है भूटान। चूँकि भूटान काफ़ी समय से चर्चा में बना हुआ है, इसके चर्चा में रहने के पीछे दो कारण हैं। बात करें तो मार्च महीने में भूटान के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोब्गे थे, उन्होंने अपने निर्वाचन के बाद जो पहली आधिकारिक विदेश यात्रा की वो भारत की थी। और इसी संदर्भ में क्या है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इसके बाद 22-23 मार्च को यानी 2 दिवसीय भूटान की आधिकारिक यात्रा की, जिसके बाद से इन दोनों यात्राओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चाएं शुरू हो गई, जिसके कारण से भूटान काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो आज इसी कारण से हम भूटान के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो जब भारतीय प्रधानमंत्री भूटान गए हुए थे तो भूटान के राजा के द्वारा, जो वहाँ के राजा है जिंगबे वांगचुक, उनके द्वारा भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो बोलते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। और ये क्या है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि वहाँ के यानी भूटान और वहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए ये दिया जाता है, जिसके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। तो ये भी पहलू आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो भूटान के विभिन्न पहलू हैं, जैसे उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, उसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, आखिर उसका विस्तार क्या है, भूटान के प्रमुख भूक्षेत्र कौन से हैं, यहाँ पर जलवायु कैसी है, अपवाह तंत्र कैसा है, फिर हम बात करें कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हैं और यहाँ की जो जनसांख्यिकी जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो कैसी है। तो इन सारे पहलुओं पर हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भूटान है, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो अगर हम बात करें तो 1500 ईस्वी में क्या था कि भूटान जो तिब्बत शासन था उसके अधीन आया। बाद में वर्ष 1800 ईस्वी में ये क्या है कि ब्रिटेन शासन के अधीन आ गया। और बाद में भारत के आज़ाद होने के बाद वर्ष 1949 में भूटान क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ये अलग बात है कि इसके आज़ाद होने के बाद भी इसके संदर्भ में जो विभिन्न निर्णय लेने के जो मामले थे वो भारत के हाथों में सौंपे गए थे। बाद के वर्षों में इसमें बड़े स्तर पे परिवर्तन हुए और इसी संदर्भ में हालिया जो दोनों देशों के प्रतिनिधियों की यात्राएं हैं उनको जोड़कर देखा भी जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि बेसिक तौर पे जो भूटान है ये कब चर्चा में आया। दूसरी अगर हम बात करें कि आखिर इस भूटान की अवस्थिति क्या है, इसका लोकेशन क्या है, तो ये मूल रूप से क्या है कि पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित एक छोटा पर्वतीय देश है, छोटा लैंडलॉक्ड देश है। ये क्या है कि मूल रूप से स्थलबद्ध देश है। ये क्या है, ये एक लैंडलॉक्ड देश है। ये कहाँ अवस्थित है, तो इसके पश्चिम में आप देखेंगे कि नेपाल है, यानी नेपाल के पूरब में भूटान अवस्थित है और भूटान के उत्तर में क्या है कि तिब्बत है। और अगर बाकी इसके 3 तरफ से देखें तो भारत के अलग अलग राज्यों के द्वारा ये घिरा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो भूटान के पूरब में भारत का अरुणाचल प्रदेश अवस्थित है। इसके अगर हम दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आसाम देखने को मिलेगा। अगर हम दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। और इस भूटान के पश्चिम में क्या है कि भारत का जो सिक्किम राज्य है वो अवस्थित है। तो इस तरह से क्या है कि ये भूटान की अवस्थिति है, जिसके अलग अलग क्षेत्रों में कौन से देश अवस्थित है। दूसरी अगर हम बात करें कि आखिर इसका भौगोलिक जो विस्तार है वो क्या है, तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है कि 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर 28 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। और अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात करें
यानी इसका जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है। तो इसमें क्या है कि इसका जो विस्तार है ये क्या है कि 88 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से लेकर ये क्या है कि 92 डिग्री 15 मिनट ईस्ट है, यानी कि 88 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर ये क्या है कि 92 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये अवस्थित है। अगर इस क्षेत्र के लंबाई की बात करें कि जो भूटान है ये कितना लंबा है, तो ये बड़ा क्षेत्र नहीं है, ये क्या है कि लगभग 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर भूटान के चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 144 किलोमीटर है। और अगर भूटान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 47,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से क्या है कि ये मूल रूप से अगर हम बात करें तो पूर्वी हिमालय में अवस्थित एक छोटा सा देश है जिसका जो विस्तार है वो मूल रूप से एशिया क्षेत्र में है। तो ये इसकी मूल विशेषताएं हैं। अब हम बात कर लें कि आखिर ये जो पूरा क्षेत्र है यानी जो भूटान है इसको कितने भू क्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो जो ये पूरा भूटान है ये मूल रूप से क्या है कि एक पर्वतीय क्षेत्र है। और इसके अगर भू क्षेत्रों की बात करें तो इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला क्षेत्र होगा वो इसका दक्षिणी भाग होगा जो भारतीय सीमा से लगता है, ये इसका पहला क्षेत्र है। दूसरा इसका जो भू क्षेत्र है वो क्या है कि इसका मध्य वाला भाग है, यानी कि जो तटीय है और विभिन्न नदी घाटी वाला क्षेत्र है। और जो तीसरा है इसका उत्तर वाला भाग है जो मूल रूप से क्या है कि मध्य हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस तरह से क्या है कि जो भूटान है इसको 3 भू क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे दक्षिणी भाग जो भारतीय सीमा से लगता है, मध्य वाला भाग जो तटीय और नदी घाटियों वाला क्षेत्र है, और तीसरा जो भाग है इसका उत्तर वाला भाग जो मध्य हिमालय का पहाड़ी वाला क्षेत्र है। इसी के साथ अगर हम देखें तो भूटान में बहुत सारी नदियों का जाल हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो महत्वपूर्ण नदियाँ जो आपको जानना है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसमें कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी आमचू, दूसरी अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो है वांगचू। तो यानी यहाँ पर आपको आमचू, यहाँ पर आपको वांगचू, तीसरी संकोश, चौथी मानस, और इसी के साथ आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये मांगचू है और फिर यहाँ से ये मानस है। तो ये कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अगर इन नदियों की विशेषताओं की बात करें तो ये जो नदियाँ हैं यानी भूटान की जो नदियाँ हैं ये मूल रूप से क्या है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि इनकी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो क्या है कि उत्तरी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी की तरफ है। और इन्हीं नदियों के बीच में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इधर अगर आमचू नदी को देखेंगे और जो वांगचू नदी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 2 पर्वत देखने को मिलेंगे। पहला है जो मसोंगाचुंग है, यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है मसोंगा चुंग पर्वत, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो है डांग पर्वत। तो ये जो पर्वत है या भूटान के जितने भी पर्वत हैं इनका भी जो विस्तार है या इनका जो फैलाव है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पर 2 पर्वत देखने को मिलेंगे आमचो और वांगचू नदी के बीच में। फिर वांगचू और इधर मांगचू नदी के बीच में भी एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा। वो पर्वत कौन सा देखने को मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं डोकीयांगला पर्वत। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका भी विस्तार क्या है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और फिर क्या है कि मांगचू और इधर मानस नदी के बीच में एक और पर्वत देखने को मिलता है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है काला पर्वत या ब्लैक माउंटेन। ये दोनों नाम से पूछता है, तो ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको एक काला पर्वत देखने को मिलेगा। और भूटान के पूर्व में आप आएंगे तो यहाँ पर तवांग पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि भूटान की प्रमुख नदियां हैं
और यहाँ पर अवस्थित कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो भूटान के उत्तरी क्षेत्र में बहुत सारे गगनचुंबी पर्वत चोटियां देखने को मिलेंगी, जिनमें जो आपको याद रखना है उसमें दो महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो 7300 मीटर से भी अधिक है। जो पहली है वो है जमोलहारी। यहाँ पर आपको एक चोटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है जामोलहारी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 7300 मीटर से भी अधिक है। दूसरी जो चोटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कुलगांगरी। दूसरी जो चोटी देखने को मिलेगी वो कुलगांगरी है। इसकी ऊंचाई भी क्या है कि 7500 मीटर से भी अधिक है। तो ये क्या है कि उसकी अपेक्षा ये और अधिक है। तो यहाँ पर ये दो चोटियाँ देखने को मिलेंगी। इसी के साथ क्या है कि भूटान में बहुत सारी नदी घाटियाँ देखने को मिलती है। जहाँ से प्रश्न पूछता है अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पर पारो, यहाँ पर फिर जो थिम्पू राजधानी है वहाँ पर एक थिम्पू नदी घाटी देखने को मिलती है। फिर यहाँ की जो पुनाखा नदी घाटी है ये भी काफ़ी प्रचलित है। तो ये तीनों जो नदी घाटियाँ हैं ये भूटान में अवस्थित है। कौन कौन सी? पारो, थिम्पू और पुनाखा। तो ये हमने देख लिया कि मूल रूप से यहाँ पर कौन सी नदी घाटियाँ अवस्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो भूटान है यहाँ की जलवायु कैसी है। तो अगर भूटान के जलवायु की बात करें तो भूटान की जो जलवायु है वो आर्द्र है। और अगर भूटान में वर्षा की बात करें कि वर्षा किस प्रकार की होती है तो भूटान के इधर अगर हम देखेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो मानसूनी पवनें हैं उन्हीं के द्वारा भूटान में वर्षा प्राप्त होती है। और इन पवनों के द्वारा ही क्या है कि मई माह से लेकर सितंबर महीने के बीच में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होती है। यानी भूटान में क्या है कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो मानसूनी पवनें हैं इन्हीं के द्वारा मई माह से लेकर सितंबर माह के बीच में यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है तो वो 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है भूटान में जो वर्षा का वितरण है इसमें भी क्या है स्थानिक विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी इसके अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्षा प्राप्ति होती है वो अलग अलग होती है। अगर उसकी हम बात करें तो भूटान का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर लगभग क्या है कि 40 किलोमीटर जो मोटी पट्टी है या कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर विस्तार वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है इधर से आने वाली जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें हैं उनको रोक लेती हैं, जिसके कारण क्या है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ जो वर्षा होती है वो लगभग 400 से लेकर 700 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर जो लगभग 65 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर होती है। और जो भूटान का सबसे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर इन मानसूनी पवनों का जो प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। लेकिन इस उत्तरी क्षेत्र में जो वर्षा की प्राप्ति होती है वो हिमवृष्टि के रूप में होती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर यहाँ पर वर्षा किस प्रकार की होती है। और जो तापमान का वितरण है वो इस मानचित्र में आपको दर्शाया गया है। अब देखिए इसी वर्षा के आधार पर भूटान में जो वनस्पति का वितरण है उसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो भूटान है यहाँ के उच्च ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं अगर हम बात करें तो 2700 मीटर से अधिक ऊंचे जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है तो वो उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में क्या है कि अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी तो यहाँ पर उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनस्पति देखने को मिलती है। तो ये क्या है कि 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनस्पति देखने को मिलती है। वहीं क्या है कि जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है या जो फिर ढलान वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है
वो किस प्रकार की पाई जाएगी, तो वो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है या जो वन पाए जाते हैं वो मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी मिश्रित वन देखने को मिलते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि किस प्रकार के वृक्ष यहाँ भूटान में पाए जाते हैं, तो इसमें ओक अगर हम बात करें तो ओक है, ऐस है, स्प्रूस है, या इसी की तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाइन के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो मूल रूप से हमने देख लिया कि आखिर जो भूटान है यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ वर्षा कितना प्राप्त होता है और उसके आधार पर यहाँ कौन सी वनस्पति विकसित होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो भूटान है यहाँ किस प्रकार की कृषि की जाती है या फिर यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हैं। तो अगर हम बात करें जैसे भूटान है, तो भूटान क्या है कि पूरी तरह से ये एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है कि समतल मैदान का अभाव है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि अगर कृषि की बात करें तो भूटान की लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो क्या है कि कृषि में संलग्न है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो भूटान में मूल रूप से क्या है कि जो उपोष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं, जैसे अगर हम बात करें तो गेहूं है, चावल है, जौ है, सरसों है, आलू है, तो इन फसलों का उत्पादन मूल रूप से भूटान में किया जाता है। इसी के साथ जो भूटान के बहुत सारे जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, तो इन ढलान वाले क्षेत्रों को काट कर टेरिस बनाए जाते हैं, जिसको हम वेदिका बोलते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार के क्षेत्रों में क्या है कि टेरिस कल्टीवेशन भी ठीक ठाक भूटान में प्रचलित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भूटान में अगर वेदिका युक्त जो कृषि होती है जिसको टेरेस्ट कल्टीवेशन बोलते हैं वो भी प्रचलित है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो भूटान के जो उच्च या ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आज भी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, यानी कि जो स्थानांतरणशील कृषि है, वो आज भी प्रचलित है। और इन क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि के द्वारा मूल रूप से दालों का और मक्का का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम भूटान में आर्थिक गतिविधियों की बात करें, यहाँ पर उद्योगों की बात करें, तो आज भी भूटान में अगर हम देखें तो आधुनिक या उन्नत जो उद्योग हैं उनका पूरी तरह से अभाव है। यहाँ पर सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का बड़े स्तर पे विकास देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत यहाँ के जो लोग हैं चटाई बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, टोकरिया बनाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भूटान में जो बर्तन बनाने का जो उद्योग है वो बड़े स्तर पे विकसित है। तो इस तरह से क्या है कि ये मूल रूप से क्या है कि भूटान की जो कृषि और अर्थव्यवस्था है उसके बारे में परिचय है। अब हम बात कर लें कि जो भूटान है यहाँ पर जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो किन क्षेत्रों में है। तो अगर हम देखें तो भूटान का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वास करती है। और इसी के साथ जो भारत से लगने वाले जो दर्रे हैं उन रास्तों के समीप भी भूटान में आजकल वर्तमान में ठीक ठाक जनसंख्या देखने को मिलती है। और अगर पूरे भूटान की कुल जनसंख्या की बात करें तो इसकी जो जनसंख्या है वो 8 लाख से भी अधिक है। और यहाँ की जो राजधानी थिम्पू है, इस थिम्पू की जो जनसंख्या है वो 1 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। और इसी के साथ अगर भूटान में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो 2010 के बाद का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार अगर देखें तो लगभग 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ की मूल विशेषताएं कौन सी है। अब इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि भारत और भूटान के संदर्भ में कौन से स्थान वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा में है, जैसे अगर हम बात करें तो हाल ही में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो काफ़ी विवादित हैं। अगर हम बात करें तो भारत और चीन और भूटान के संदर्भ में, चूंकि ये जो मुद्दा है ये मूल रूप से चीन और भूटान का है, जहाँ पर क्या है कि जो 2 स्थान है, पहला क्या है कि ये चुम्बा वैली है जिसको क्या बोलते हैं कि ट्राई जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि भारत, भूटान और चीन तीनों की जो सीमाएं हैं वो आकर मिलती हैं।
तो ये एक विवादित क्षेत्र है। दूसरा जो विवादित क्षेत्र है या कह सकते हैं कि जो अक्सर चर्चाओं में बना रहता है वो कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है कि भूटान का जो जकारलंग है और दूसरा क्या है कि यहाँ पर पसामलंग है। ये दोनों जो स्पेस है ये काफ़ी विवादित है या कह सकते हैं कि इनको लेकर भूटान पर चीन लगातार दबाव बनाते रहता है। तो इस कारण से ये दोनों जो प्लेस हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो डोकलाम वाला क्षेत्र है जिसको पाने के लिए जिस पर दावे की बात चीन लगातार कर रहा है, जिसके संदर्भ में उसने भूटान को ये ऑफर भी किया है कि यहाँ का लगभग 495 जो वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वो भूटान ले ले और यहाँ पर जो डोकलाम वाला 269 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो चाइना को दे दे, जिसको भूटान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो इस कारण से क्या है कि ये जो स्थान है ये काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो चुम्बा वैली है ये क्या है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे काफ़ी नज़दीक है, यानी अगर देखेंगे तो 50-55 किलोमीटर ही दूरी पर है। और इस कारण से चूंकि क्या है कि ये भारत के नाथुला और जलेपला दर्रे के भी समीप है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत का जो चिकन नेक कहलाने वाला ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चूंकि इसके समीप होने से अगर भारत और चीन के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो अगर डोकलाम क्षेत्र में चाइना स्थापित हो जाता है तो वो क्या कर सकता है कि इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। यही कारण है कि चीन लगातार डोकलाम क्षेत्र में स्थापित होने की बात कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये कुछ जो भूटान है उसके क्षेत्र काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी पर क्या है कि एक प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, भूटान के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वांगचू नदी यह तिब्बत में हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा कथन है कि काला पर्वत दोकियांगला पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। तीसरा कथन है भूटान के उत्तर पश्चिम भाग में तवांग पर्वत अवस्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है भूटान की आधिकारिक भाषा दुचोंगका है। और फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं। पहला विकल्प है केवल 1, बी विकल्प है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है केवल 4। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में हमने भूटान के संदर्भ में उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए स्थान के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।